मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेज। इसमें अपना टॉपिक चल रहा है अध्यारोपण प्रमेय, सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम सुपरपोजिशन थ्योरम का जो पहला पार्ट था अपना, वो अपन ने पहले के लेक्चर में देखा था। आज अपन इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड से मतलब ये नहीं है कि इसके कोई दो पार्ट है, इसके कोई दो पार्ट नहीं है। थ्योरम है वो थोड़ी बड़ी थ्योरम थी, इसलिए अपन इसको एक पार्ट में नहीं कर पाए। आपको वीडियो में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, जब आप देखोगे तो पार्ट फर्स्ट, और इससे आगे रहेगा आपका पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में इसका अपन ने आधा काम कर लिया था, आगे का बचा हुआ काम अपन आज इसका करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है, इसका कथन मैं बोलता हूँ, लिखने की आवश्यकता नहीं है। पहले के लेक्चर में अपन इसको लिख चुके हैं, देख चुके हैं। देखो, एक अपने पास में नेटवर्क दे रखा है इस तरह से। इस नेटवर्क में दो विद्युत ऊर्जा के स्रोत दे रखे हैं, E1 और E2। यहाँ पर रैखिक प्रतिबाधाएं Z1, Z2, Z3, तीन रैखिक प्रतिबाधाएं दे रखी। कथन ये कहता है कि इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी रैखिक प्रतिबाधाओं के जाल में दो या अधिक जनित्र जुड़े होते हैं तो उसके किसी बिंदु से किसी अवयव में प्रवाहित धारा का मान, जैसे इस अवयव से प्रवाहित धारा का मान I1, अवयव से प्रवाहित धारा का मान उन सब धाराओं के योग के बराबर होता है जो कि प्रत्येक जनित्र के कारण प्रवाहित होती है, जबकि अन्य जनित्र को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। पहले अपन ने इस बैटरी से प्रवाहित धारा I1 है, Z1 से प्रवाहित धारा I1 है, I2 बैटरी E2 से प्रवाहित धारा था, Z2 से प्रवाहित धारा कितनी है, I2। अपन ने किरचॉफ के वोल्टता नियम का प्रयोग किया था, क्रेमर के नियम का प्रयोग किया था, और यहाँ से अपन ने किरचॉफ वोल्टेज लूप मानते हुए पहला लूप, दूसरा लूप I1 का मान ज्ञात किया था। जब अपन ने I1 का मान ज्ञात किया था तो I1 का मान अपन ने देखा था कि I1 का मान आ रहा था Z2 प्लस Z3 बटा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 इंटू E1 माइनस Z3 बटा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 Z3 Z1 इंटू E2। ये अपनी समीकरण नंबर 6 थी पहले के लेक्चर में, पार्ट फर्स्ट में। ये काम अपन कर चुके, तो इसका अपन अध्ययन अभी नहीं करेंगे। अब अपन ये देखते हैं कि आगे सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है कि इस अवयव में प्रवाहित धारा का मान उन सब धाराओं के योग के बराबर होता है जो कि प्रत्येक जनित्र के कारण प्रवाहित होती है, जबकि अन्य जनित्र को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अपन ने इस जनित्र को आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया। आंतरिक प्रतिबाधा 0 दे रखी है, इसलिए अपन ने डायरेक्ट यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया। अगर कोई आंतरिक प्रतिबाधा दे रखी है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगेगा। जैसे मान लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.1 ओम, तो यहाँ पर 0.1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। कब? जब अपन किसी भी क्वेश्चन को सुपरपोजिशन थ्योरम की सहायता से हल करेंगे और इस बैटरी को रिप्लेस करेंगे किससे, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के द्वारा। अभी इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इसका, 0 है। तब E1 से प्रवाहित धारा अपन ने कितनी मानी है, इस स्थिति में अपन ने मान ली I1 डैश। अभी अपन I1 डैश का मान ज्ञात करेंगे, I1 डैश का मान ज्ञात करेंगे। आगे जब अपन क्या करते हैं दूसरी स्टेप में,
दूसरे स्टेप में इस बैटरी को इसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करते हैं। आंतरिक प्रतिबाधा फिर कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, तो डायरेक्ट 0 इंटरनल रेजिस्टेंस के द्वारा इसको यहाँ पर कनेक्ट किया और यहाँ पर अपने पास में जो बैटरी लगी हुई है वो है E2। अब इस E2 के द्वारा यहाँ से मान लेते हैं टोटल करंट कितनी गई, I2, इधर अपने पास में चली गई I2 डैश और इधर चली जाएगी I2 डबल डैश। तो अभी अपन ने किसे रिप्लेस किया है, बैटरी E1 को रिप्लेस किया है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस के द्वारा। तो यहाँ पर रिप्लेस करने के कारण Z1 से प्रवाहित धारा कितनी आई है अपने पास में, I2 डैश। मान हमें ज्ञात करना है I2 डैश का। सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है कि I1 का मान उन सब धाराओं के योग के बराबर होता है जो कि प्रत्येक जनित्र के कारण प्रवाहित होती है। पहले E1 जनित्र के कारण कितनी धारा थी, I1 डैश, जबकि अपन ने E2 को रिप्लेस कर दिया था उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। अभी E2 के कारण इससे प्रवाहित धारा कितनी है अपने पास में, I2 डैश, I2 डैश। अभी अपन ने किसे रिप्लेस किया है, E1 को, किसके द्वारा, इंटरनल रेजिस्टेंस। धारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है, E2 के कारण। किसमें, Z1 में, कितनी, I2 डैश। दोनों की दिशा, पहले I1 डैश की दिशा ये वाली थी, अभी अपन देख रहे हैं कि I2 डैश की दिशा ये है, दोनों की दिशा अपोजिट है। इसे पॉजिटिव मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए किसी अवयव से प्रवाहित कुल धारा का मान उन सब धाराओं के बीज योग के बराबर होता है जो कि प्रत्येक जनित्र के कारण प्रवाहित होती है, जबकि अन्य जनित्र को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अब अपन क्या करेंगे, I1 डैश और I2 डैश का मान ज्ञात करेंगे। अभी अपन मान रहे हैं कितनी है, I1 डैश, ठीक है। तो I1 डैश का मान ज्ञात करने के लिए देखो बैटरी E1 से कितनी धारा, I1 डैश, यहाँ पर फिर से ये डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल क्रम में, और ये दोनों Z2 और Z3 समांतर क्रम में है। इनका जो भी तुल्य प्रतिरोध आएगा वो Z1 के क्या है, श्रेणी क्रम में रहेगा। इसलिए तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, Z1 प्लस ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल क्रम में, तो Z2 Z3 बटा Z2 प्लस Z3 आ जाएगा अपने पास में कितना, Z1 Z2 प्लस Z3 प्लस Z2 Z3 बटा Z2 प्लस Z3। ये अपने पास में तुल्य प्रतिरोध आ गया, ठीक है। इसको अपन ने Z मान लिया एक बार के लिए। ये हो गया अपने पास में Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 बट्टा Z2 प्लस Z3। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कुल धारा I1 डैश, और ये कुल धारा क्या है अपने पास में, Z1 से प्रवाहित। आगे डिवाइड हो जाएगी वो बात की बात है, वापस यहाँ पर मिल जाएगी कितनी, I1 डैश। तो धारा याद करते हैं E इज इक्वल टू IZ से, तो I इज इक्वल टू E अपॉन Z, ठीक है। तो I इज इक्वल टू कितना आ गया, E अपॉन Z। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि चूंकि E इज इक्वल टू IZ, अपने पास में E की जगह कितना दे रखा है, E1, और E1 इज इक्वल टू
I1 डैश इंटू जेड। तो I1 डैश इज इक्वल टू आ गया अपने पास में I1 डैश इज इक्वल टू E1 अपॉन Z, और Z इज इक्वल टू ये रहा, यहाँ से मान रखते हैं Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 बट्टा Z2, ये ऊपर चलाया जाएगा Z2 प्लस Z3। समीकरण नंबर 7, समीकरण नंबर 7। आगे देखते हैं। अभी अपन क्या करते हैं, E1 को रिप्लेस करते हैं। जो मूल सर्किट दिया हुआ था ना अपना, उसमें E1 को रिप्लेस कर दिया अपन ने उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। इधर इम्पीडेंस कितनी दे रखी है, Z1। ये मान कितना दे रखा अपने पास में, Z3। ये मान कितना दे रखा है, Z2। यहाँ पर बैटरी लगा रखी है, ठीक है। और इसका विद्युत वाहक बल कितना है, E2। ये प्लस और ये माइनस। अभी अपन ये देख रहे हैं कि E2 से प्रवाहित धारा कितनी मान रखी है अपन ने, I2। अभी ये जो I2 है यहाँ पर जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। इधर मान लेते हैं कितनी करंट, I2 डैश, और इधर कितनी करंट गई, I2। डबल डैश, ठीक है। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें तो इस Z1 से कितनी धारा जा रही है, I2 डैश का मान ज्ञात करना है। तो I2 डैश का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, धारा विभाजन नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। धारा विभाजन नियम। अब देखो धारा विभाजन नियम आपको पता होगा ना, तब भी चीज़ें आसान हो जाएगी, वरना दिक्कत आती रहेगी। तो कुछ 11th की चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी, 11th की 12th की चीज़ें हैं वो पढ़ते रहो, चीज़ें आसान होती रहेगी। वरना फिजिक्स है बेटा कॉम्प्लिकेटेड बनती जाएगी, पहले की चीज़ें क्लियर रहेगी तो चीज़ें आसान होती जाएगी। थोड़ी सी ये मेरी आपकी से रिक्वेस्ट मान लीजिए या फिर इसे मेरा आदेश मान लीजिए, आप पढ़ो, पहले की चीज़ें क्लियर रखो। देखो एक बार के लिए मैं आपको बता देता हूँ धारा विभाजन नियम। देखो यहाँ पर एक बैटरी दे रखी है, ठीक है। इससे धारा कितनी आई, टोटल धारा आई। जैसे इधर गई वो कितनी आ गई, I1। इधर कितनी चलेगी, I2। ये रेजिस्टेंस कितना है, R1। ये रेजिस्टेंस कितना है, R2। सबसे पहले अपन ये देखते हैं, देखो ये दोनों आपस में पैरेलल में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो सबसे पहले क्या है, वोल्टेज इन पर सेम रहेगा। वोल्टेज सेम रहेगा तो टोटल अगर अपन देखें तो V इज इक्वल टू क्या है, IR। V इज इक्वल टू IR, तो A इज इक्वल टू IR, तो E इज इक्वल टू IR। R इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का क्या बना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में, R1 R2 बटा R1 प्लस R2, R1 R2 बटा R1 प्लस R2। यहाँ पर देखते हैं अपन V इज इक्वल टू IR से, तो V इज इक्वल टू I की जगह I1 और R की जगह R1, ठीक है। अभी अपन देखते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज सेम है, तो वोल्टेज सेम है तो ये कितना हो गया, इस समीकरण से और इस समीकरण से ये आ गया अपने पास में। देखो I1 R1 इज इक्वल टू R1 R2 बटा R1 प्लस R2 इंटू I। R1 से R1 कैंसिल हो गया, तो I1 इज इक्वल टू आ गया R2 बटा R1 प्लस R2 इंटू I। देखो अब जब भी धारा विभाजन नियम आपको लगाना है तो सीधी सी बात है, देखो I1 का मान ज्ञात करना है तो क्या चाहिए, टोटल करंट चाहिए, टोटल करंट। और रेजिस्टेंस क्या आएगा, ऊपर R2 वाला और नीचे R1 प्लस R2। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ, देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, कुल धारा कितनी है, I2। पहले तो अपन क्या करेंगे, I2 का मान ज्ञात करेंगे।
जब I2 का मान ज्ञात हो जाएगा तो I2 डैश का मान ज्ञात करने के लिए ऊपर रेजिस्टेंस क्या आएगा, Z3 वाला आएगा। तो Z3 टोटल करंट I2 बटा Z1 प्लस Z3, ये धारा विभाजन नियम। अगर मैं आपसे कहता कि I2 डैश का मान ज्ञात करो तो I2 डैश क्या होता, I2 डबल डैश क्या होता, ये रेजिस्टेंस ये वाला आ जाता ऊपर, Z1 प्लस Z3। कुल धारा कितनी, I2। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या कहलाता है, धारा विभाजन नियम कहलाता है, करंट डिवाइडेशन रूल कहलाएगा। देखते हैं आगे। सबसे पहले Z2 Z1 Z3, Z1 और Z3 क्या है, समांतर क्रम में है और ये इसके पैरेलल क्रम में है। तो देखते हैं तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Z2 प्लस आपस में पैरेलल में Z1 Z3 बटा Z1 प्लस Z3। ये आ गया अपने पास में Z1 मल्टीप्लाई करेंगे Z1 Z2 Z3 प्लस Z1 Z3, एलसीएम आ गया था अपने पास में Z1 प्लस Z3। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अपने पास में टोटल करंट कितनी आ गई, I2 इज इक्वल टू A2 अपॉन Z, तुल्य रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसका मान कितना दे रखा है अपने पास में, Z डैश मान लो, Z पहले मान लिया तो इसको Z डैश मान लेते कि क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, अपनी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो टोटल करंट आ जाएगी अपने पास में I2 इज इक्वल टू A2 बटा Z डैश इज इक्वल टू Z1 Z2 Z3 Z1 बटा Z1 प्लस Z3, समीकरण नंबर 8। ये कुल धारा अपन ने याद करी, काम आएगी आगे, इसलिए चाहिए, मजबूरी है अपन को याद करने के लिए। नेक्स्ट मुख्य उद्देश्य क्या है अपना, I2 डैश का मान ज्ञात करना। अब देखो धारा विभाजन नियम लगाते हुए I2 डैश ज्ञात करते हैं, तो I2 डैश इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास में, ऊपर रेजिस्टेंस आ गया Z3 बटा Z1 प्लस Z3 इंटू कुल धारा कितनी है I2, समीकरण नंबर 9। समीकरण 9 में अपन क्या करते हैं, मान रखते हैं समीकरण 8 से, समीकरण 9 में समीकरण 8 से मान रखते हैं I2 डैश इज इक्वल टू Z3 बटा Z1 प्लस Z3 I2, और I2 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z3 E2 बटा Z1 Z2 Z3 से Z3 कैंसिल हो गया, समीकरण नंबर 10। और समीकरण नंबर 11 आ गई अपने पास में I2 डैश, और I2 डैश इज इक्वल टू Z3 E2 बटा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, समीकरण नंबर 11। अब समीकरण 11 से अपन ने क्या ज्ञात कर लिया, I2। इससे पहले का जो सर्किट था वो एक बार यहाँ पर फिर से ड्रॉ करते हैं। इस स्थिति में A2 को अपन ने रिप्लेस किया था, यहाँ से प्रवाहित धारा कितनी मानी थी अपन ने, I1 डैश मानी थी। ठीक है, ये अपने पास में Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है। तो उन सब धाराओं के योग के बराबर होता है जो कि प्रत्येक जनित्र के कारण प्रवाहित होती है, जबकि अन्य जनित्र को उनके आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। पहली स्थिति में देखो I1 डैश की दिशा क्या है, ये वाली डायरेक्शन दे रखी है। नेक्स्ट A2, इसे प्रतिस्थापित किया तो इससे प्रवाहित धारा की दिशा ये,
अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगी। तो Z1 से प्रवाहित कुल धारा क्या हो जाएगी, Z1 से प्रवाहित कुल धारा अध्यारोपण प्रमेय से, अध्यारोपण प्रमेय से Z1 से प्रवाहित कुल धारा बराबर I1 डैश माइनस I2 डैश। समीकरण नंबर 12 मान रखते हैं समीकरण 7 और समीकरण 11 से, और मान रखा तो ये आ गया अपने पास में Z2 प्लस Z3 बटा Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 इंटू E1 माइनस Z3 बटा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 इंटू E2। समीकरण नंबर 13। अब देखो ये अध्यारोपण की प्रमेय से Z1 से प्रवाहित कुल धारा का मान समीकरण नंबर 13 दर्शा रहा है, और अपन ने किरचॉफ के नियम की सहायता से Z1 से प्रवाहित धारा का मान समीकरण 6 से प्राप्त किया था। समीकरण 6 और 13 को देखते हैं तो Z2 प्लस Z3 E1 बटा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 माइनस Z3 E2 बटा Z1 प्लस Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। तो समीकरण 6 और 13 की कंपैरिजन करते हैं तो दोनों क्या है, बराबर है। अर्थात जब अपन ने किरचॉफ और क्रेमर के नियम का प्रयोग करते हुए Z1 से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात किया तो वह वही आ रहा है जो कि सुपरपोजिशन थ्योरम का प्रयोग करते हुए जब अपन ने Z1 से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात किया था। अर्थात जो अपने पास में अध्यारोपण की प्रमेय है उसका क्या हो गया, सत्यापन हो गया। तो ये सारा काम आपको करना पड़ेगा कि अध्यारोपण की प्रमेय का कथन लिखते हुए इसे सत्यापित कीजिए। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी हो जाएगा। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।